Hello students. So in today's video we will be discussing all the important questions of D and F block element. D और F block elements के जितने भी important questions हैं वो हम सारे इस वीडियो में देखेंगे। वो आपको बोर्ड्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? सिल्वर एटम हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट। हाउ कैन यू से दैट इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट? तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये आंसर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो एस एंड पी ब्लॉक के बीच में कहीं ना कहीं लाई करती है। इस वजह से हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और एफ ब्लॉक को हम बोलते हैं, एफ ब्लॉक को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछा गया है कि जो सिल्वर एटम है उसका जो डी ऑर्बिटल्स है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो जो सिल्वर एटम की अगर मैं आपको कन्फिग्रेशन बताऊं तो क्या रहेगी? एजी की कन्फिग्रेशन 47 नंबर पे आता है। के आर नियर नोबल गैस कन्फिग्रेशन इसकी क्या रहती है? के आर 4D में 10 एंड 5s में कितने रहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। जब आप इसकी डी ऑर्बिटल को देख रहे हो इसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट के अंदर डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। बट जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करोगे ना स्टूडेंट्स, Ag+2 के अंदर, तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, तो क्या रहेगा? के आर 4D में 9 एंड 5s में 0। तो इस वजह से सिल्वर एटम के पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होने के बाद भी हाउ कैन यू से दैट इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट? क्योंकि इसकी जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमने जो चेक करी है उसके अंदर इसमें क्या है? इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है। आप इसका ये रीज़न लिख दोगे इसकी कन्फिग्रेशन के साथ। स्टूडेंट्स, जो आंसर राइटिंग होती है वो एक तरीके की आर्ट है। अगर आप प्रॉपर आंसर लिखोगे तो ही आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर क्या करेंगे? आंसर राइटिंग। उसके अंदर जैसे आपको सिल्वर एटम से रिलेटेड पूछा है, आप इसकी प्रॉपर ग्राउंड स्टेट की कन्फिग्रेशन लिखो, फिर उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की लिखो, फिर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सेकेंड आंसर पे मूव करते हैं। तो सेकेंड आंसर इज in the series of scandium Z21 to zinc Z32, इनके एटॉमिक नंबर दे रखे हैं आपको 21 एंड 32। द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज़ द लोवेस्ट। पहले तो हम ये समझते हैं कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती क्या है। व्हाट इज़ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? स्टूडेंट्स, एटमाइजेशन की एंथैल्पी क्या होती है कि जब भी आप 1 मोल सॉलिड के सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हो किसके अंदर? गैशियस फेज के अंदर, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनने होंगे मेटल्स के बीच में, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन रहने वाली है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही आप स्कैंडियम 2 जिसका 21 पे आता है जिंक की तरफ मूव करोगे जो 30 पे आ रहा है, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है जिंक की वो क्या है? सबसे लोएस्ट है। तो आपको ना स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि डीएनएफ ब्लॉक के जितने भी आप क्वेश्चन करोगे ना, सारे आंसर्स आपको उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है मेनली उनसे करना है। तो जिंक की पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो, 30 पे आता है। ठीक है, नियर नोबल गैस आर्गन होती है, 3D में 10 एंड 4s में 2। तो आप क्लियरली ये देख सकते हो कि इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। दे आर नॉट हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे। एंड इफ़ दे आर नॉट एबल टू मेक अ प्रॉपर मेटेलिक बॉन्ड, इस वजह से फिर क्या होगी? इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अपने आप ही कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड किस पे करती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। भाई जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा और उतनी ही आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो जिंक के पास क्या है? फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होने की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है एंड इस वजह से इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होती है। तो चलिए हमने ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कर लिया है। थर्ड पे मूव करते हैं। विच ऑफ द 3D सीरीज of the transition metal exhibit the largest number of oxidation state and why? अब देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें पूरी 3D सीरीज़ के अंदर, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको सेफर साइड पे रहना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपको क्या करना है? 3D जो सीरीज़ है ना, मतलब 21 to 30 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन पूरी प्रॉपर याद कर लेना।
इसमें मैं आपको एक छोटे से वीडियो बना के भी हेल्प कर दूंगी ट्रिक से, अगर अदरवाइज अभी हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इनकी 21 से लेकर 30 तक आपको पूरा लर्न कर लेना है कन्फिग्रेशन। अब इन्होंने पूछा है कि 3D सीरीज़ के अंदर कौन सा वो ट्रांजिशन मेटल है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होती है। तो 3D के अंदर आप देखिए स्कैंडियम 21, फिर टाइटेनियम, शक्ति, वी, कर, मन, फी। अब देखिए जैसे जैसे हम मूव हो रहे हैं हायर एटॉमिक नंबर की तरफ, तो इनमें क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। जहाँ पे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना स्टूडेंट्स, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। क्योंकि अगर जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन पाएंगे एंड उतना ही क्या है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा आएगा। तो इसके अंदर हम बात करें जो मैग्नीज़ है Mn, मैग्नीज विल एग्जिबिट, जिसका एटॉमिक नंबर 25 है 25, तो ये क्या करेगा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ऐसा क्यों, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा क्यों शो करेगा, देखिए 25 पे आता है क्या कन्फिग्रेशन रहेगी, आर्गन 3d4s में 2 रहते हैं। 25 पे आ रहा है तो 3d में 5, 4s में 2। बाहरी आउटर मोस्ट शेल दोनों को मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। और सातों ही कैसे हैं, ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये डी में तो 5 अनपेयर्ड है ही, ये देखिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड एस के अंदर 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट को ये शो करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज। आइए आगे मूव करते हैं। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्रोमियम और Cr+2 और Fe+2 एंड वाई। अब आपको आंसर करना है कि दोनों में से कौन सा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सो स्टूडेंट्स फॉर द फोर्थ क्वेश्चन यू नीड टू डू इज दैट, आपको क्या करना है, क्रोमियम और जो Fe है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले देखिए क्या है। आंसर नंबर 4 में क्या करेंगे, Cr+2 और Fe+2 में से ये पूछा कि कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा अच्छा होता है, एक्चुअली जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका खुद का तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है ऑयल से, व्हाट ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऑक्सीडेशन की हम बात करें इसका मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, लूज हो रहा होगा। आपसे पूछे क्रोमियम और Fe, ठीक है, क्रोमियम 24 पे आता है, Fe 26 पे आता है। देखिए क्या होगी कन्फिग्रेशन, आर्गन 3d में 5, 4s में 1 एंड यहाँ पे आर्गन 3d में 6, 4s में 2, ठीक है, +2 हो रहा है मतलब बाहरी शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो इसके एक्साइटेड स्टेट में क्या रहेगा, 3d में 6 एंड 4s में 0। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, आर्गन 3d में 4 एंड 4s में 0। तो अब कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, आप देखिए यहाँ पे अगर ये d एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसमें कितना हो जाएगा, 3d3, और अगर यहाँ से एक लूज करेगा तो 3d5, ठीक है। 3d3 जब ये अपनी स्प्लिट होता है ना, तो ये स्प्लिट होता है T2g और Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर। तो जब भी 3d में 3 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़े हैं, T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल में पड़े हैं। इसका मतलब कि जो क्रोमियम +2 है वो क्या रहेगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट, कि जब ये स्प्लिट होगा तो इसके अंदर T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल के अंदर क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से इसको ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। दैट्स वाई Fe+2 से Cr+2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना गया है, ठीक है। So move to the next question, that is calculate the spin only the magnetic moment in case of metal which is in aqueous state having a charge +2 and its atomic number which is given as 27. So let's check this question first. So let us do the fifth question. In case of magnetic moment, we should know this formula. Magnetic moment को students जो fifth question है, ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन में जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको आपको चेक करना है अगर, तो आप कैसे चेक करेंगे, म्यू इज़ इक्वल्स टू क्या होता है, √n+2 यहाँ पे और इसका जो यूनिट है वो क्या रहती है, BM बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो BM इसकी यूनिट रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या है, यहाँ पे n पता होना चाहिए, क्या n इज़ अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, वी आर गिवन फॉर एनी मेटल एम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 27 है। आपको पता होना चाहिए 27 पे क्या आता है,
26 पे आयरन आता है, फी को मतलब कोबाल्ट आएगा, तो कोबाल्ट का 27 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, आर्गन 3D में कितने रहेंगे 7 एंड 4s में 2, लेकिन इन्होंने बोल दिया कोबाल्ट कौन सी स्टेट में है, +2 की स्टेट में, तो कितना आ जाएगा Ar 3D 7 एंड कितना 4s में 0। तो अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने रहेंगे यहाँ पे 5, क्योंकि d ऑर्बिटल्स में कितने है यहाँ पे, इसमें टोटल 5 है, ठीक है। 5 के अंदर कितना रहेगा, पहले अब 5 इसको ऐसे लगा देंगे, फिर देन 2, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर आर टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह गए हमारे पास, तो n की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है, हम इसमें म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, सो वी विल बी हैविंग √15, सो √15 इज इक्वल्स टू 3.87 BM बोहर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पे आपने मैग्नेटिक मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन वाई Cu+2 आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन के अंदर Cu+2 आयन क्यों नहीं स्टेबल होता। देखिए कॉपर कितने नंबर पे आता है 29, क्या रहती है इसकी कन्फिग्रेशन। जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की क्वेश्चन करेंगे तो उस केस में जिस भी एलिमेंट की आपसे अगर बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, उसका जो भी कन्फिग्रेशन है वो नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। 3D में 10 होता है एंड 4s में 1 रहता है, ये एक्सेप्शन है उस रूल का, ओके, ये आपको याद करना है। तो कॉपर +2 क्यों नहीं स्टेबल है एक्वस सोल्यूशन के अंदर, आपको ये बताना है। Cu+1 क्या है एक्वस सोल्यूशन के अंदर स्टेबल रहता है, ठीक है। सो यू हैव टू एक्सप्लेन वाई Cu+1 इज नॉट स्टेबल इन द एक्वस सोल्यूशन, यू नीड टू मेक इट करेक्ट ओवर हियर, इट इज Cu+1। एक्सप्लेन वाई Cu+1 आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। एक्चुअली क्या होता है Cu+1, अगर आपको कॉपर से कॉपर +1 बनाना है तो क्या कन्फिग्रेशन रहेगी, आर्गन 3D में 10 एंड 4s में 0। एक्चुअली स्टेबल तो ये होना चाहिए, बट क्या होता है Cu+2 आयन ज़्यादा स्टेबल रहता है। ऐसा क्यों स्टूडेंट, इसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से, हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से क्या होता है कि जो इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, मतलब जब +1 से +2 के अंदर ये जा रहा है, तो दैट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब इसको जब रिक्वायर, आपको अगर +2 बनाना है तो आपको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, IE सेकेंड जो होती है वो कम होती है, और हाइड्रेशन एनर्जी मतलब रिलीज्ड हाइड्रोजन एनर्जी जो नेगेटिव है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो जाती है। कहने का क्या मतलब है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो निकल रही है सिस्टम से वो तो ज़्यादा निकल रही है, लेकिन जो इसको चाहिए +2 बनने के लिए वो कम है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है, एनर्जी सिस्टम की रिलीज़ हो रही है, और जब भी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है स्टूडेंट्स तो क्या होता है कि सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और क्या है कि जो ये कॉपर +1 है ना, इसकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है किसके अंदर, +2 और कॉपर 0 की फॉर्म में, इस वजह से ये स्टेबल नहीं होता। तो हमने ये वाला 6th वाला क्वेश्चन भी देख लिया। अब हमें 7th क्वेश्चन में देखना है व्हाट इज़ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है इफेक्ट, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपने एक बार चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा आई होप। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है स्टूडेंट्स, अब वो हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो विद द इंक्रीज इन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं, आंसर नंबर 7, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने के साथ साथ क्या है स्टूडेंट्स कि जो डिक्रीमेंट आ रही है आयोनिक साइज़ और एटॉमिक साइज़ के अंदर, उसको हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं। आपने ये बात इसके वर्ड से समझ ली है, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स समथिंग इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट। जो एटॉमिक साइज़ है और आयोनिक साइज़ है किसी भी एलिमेंट का वो डिक्रीज़ हो रहा है, किसकी वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट इससे क्या, ये आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एक साल पेपर के अंदर, तो इसके इफेक्ट क्या होंगे कि जो सारे लेंथेनॉइड के एलिमेंट्स हैं, लेंथेनॉइड के जितने भी मेंबर हैं, दे विल ऑल रिजेंबल ईच अदर इन साइज़, ठीक है। साइज़ के अंदर जितने भी लेंथेनॉइड के एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे को रिजेंबल करेंगे आयोनिक साइज़ के अंदर। और स्टूडेंट्स लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो 4D और 5D सीरीज़ के अंदर लग रहा है, तो इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर हो जाएगी इनकी, 4D और 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स की, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी रिजेंबलेंस आएगी। तो ये 2 रीज़न आप लिख के आ सकते हो।
सो लेट्स मूव अहेड विद द 8th क्वेश्चन। देखिए 8th क्वेश्चन में मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स लिए हैं, बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। तो चलिए हम इसके सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको रीज़न देना है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम क्यों नहीं ट्रीट करते एज अ ट्रांजिशन मेटल। इसके पीछे रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? वाई जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन मेटल। अब देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन मेटल वो होते हैं जिनके पास जो डी ऑर्बिटल है वो क्या होना चाहिए, उनकी ग्राउंड स्टेट या फिर कोई भी उनकी ग्राउंड स्टेट मतलब जब भी उन पर कोई चार्ज नहीं है, या फिर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उनके अंदर उसमें क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन मेटल। पर जिंक, कैडमियम, मरकरी के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, या फिर उनका जो डी ऑर्बिटल है वो क्या रहता है, फुली फिल्ड रहता है। डी ऑर्बिटल इज फुली फिल्ड। तो यही रीज़न है। ठीक है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हेन आई वाज इन क्लास 12 तो मेरे भी एग्जाम में आया था क्वेश्चन सेम रीज़न करने वाला। मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क कैटेगरी में आ गया डी ब्लॉक से, और उसके ऐसे 4-5 पार्ट आ गए पर क्वेश्चन 1 मार्क ऐसे। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी का आप ये रीज़न लिख देना कि इसके पास डी ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, फुली फिल्ड होते हैं। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर मेनी कंपाउंड एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। अब ये गुड कैटलिस्ट क्यों होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट पहले तो होता क्या, हम ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये सरफेस केमिस्ट्री में आते हैं कैटलिस्ट का कॉन्सेप्ट, पर इस बार सरफेस केमिस्ट्री आ नहीं रही है तो थोड़ा सा यही देख लो। ट्रांजिशन मेटल को हम एज गुड कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव ऐसे मानते हैं कि कैटलिस्ट के अच्छे बिहेव करेंगे, क्योंकि इनके पास क्या रहता है स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट प्रॉपर्टी है। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते कभी भी कैटलिस्ट, पर रिएक्शन की जो स्पीड है, स्पीड को इंक्रीज़ कर देते हैं। कौन? कैटलिस्ट। ठीक है, तो अब डी ब्लॉक मेटल्स जो है वो ऐसा क्या अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो देखिए इनमें क्या रहता है, दे हैव प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दे हैव सो मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देम, सो कैटलिस्ट प्रॉपर्टी आती है वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, एक तो इनके पास, और ये वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी वजह से आती है, बिकॉज ऑफ मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दैम। ठीक है, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और क्या होता है स्टूडेंट, इनके पास सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया क्या होता है, लार्जर होता है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट के साथ ही क्या बनाते हैं, एक इंटरमीडिएट क्या बना देंगे, इंटरमीडिएट स्पीशी, और इसी रिएक्टेंट को क्या कर देंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ओवरऑल various oxidation state, more unpaired electron, and the change of reactant to product lead to the contribution to the catalyst property। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमने ये वाले 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। अब कलर्ड कंपाउंड किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे डी ट्रांजिशन होता है। क्वेश्चन में आप ये ज़रूर लिख के आना, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन क्या है कि जैसे ही इनको एनर्जी मिलेगी तो इनके इलेक्ट्रॉन्स है लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल से हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल में जंप कर जाएंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे होंगे तो क्या है, ये वेवलेंथ को एमिट आउट करेंगे, और जिस भी वेवलेंथ को एमिट करेंगे वो कलर आपको विजिबल हो जाएगा। तो ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर जनरली वेरी हाई, क्योंकि इनके पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है इनके पास तो क्या होगा, दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर मेटेलिक कंपाउंड। बहुत सारे मेटेलिक कंपाउंड्स बनेंगे, और अगर ज़्यादा मेटेलिक कंपाउंड बना पाएंगे तो उतना ही हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इसको ब्रेक करने के लिए। दैट्स वाई दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ट्रांजिशन मेटल एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। वही फिर से वही बात, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के टूवर्ड्स, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। देखिए स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म दोनों ऑपोजिट है। पैरामैग्नेटिज्म तो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, और डायामैग्नेटिज्म होता है फुली फील्ड या फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करवा देंगे उस फील्ड के अंदर। दैट्स वाई दे विल शो व्हाट, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो मैं होप करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने जो डिस्कस किए हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।